स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक अवर पास्ट से हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसकी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, जिससे आपको सीरियल वाइज चैप्टर मिल जाएंगे हिस्ट्री के। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग, यानी कि हमें इनकी मैचिंग करनी है। तो सबसे पहला है दीवानी। दीवानी का मतलब है राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, यानी कि टैक्स वसूल करने का अधिकार। तो दीवानी को हम इससे मैच कर देंगे। सेकंड है टाइगर ऑफ मैसूर। तो टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहते थे? टीपू सुल्तान को। तो हम इन दोनों को मैच कर देंगे। थर्ड है फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत पहले के समय में कोर्ट को कहते थे, तो हम फौजदारी अदालत से क्रिमिनल कोर्ट को मैच कर देंगे। रानी चेन्नम्मा का है लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर, यानी कि रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर में अंग्रेज विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। फिफ्थ है सिपाही। तो सिपाही से मिलता जुलता शब्द है सिपॉय, तो हम सिपाही को सिपॉय से मैच कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान भरें। तो पहला है द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगन विद द बैटल ऑफ डैश। इसका मतलब है बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत कौन सी जंग से शुरू हुई थी। तो इसका आंसर है द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगन विद द बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। सेकंड है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ। इसका मतलब है हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो इसका आंसर है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। थर्ड है डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ डैश। इसका मतलब है डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत लागू किया। तो इसका आंसर है डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि डलहौजी ने विलय नीति का सिद्धांत लागू किया था। फोर्थ है मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द डैश पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब है मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के कौन से भाग में स्थित थी। तो इसका आंसर है मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी भाग में स्थित थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये जो हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला सेंटेंस है द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी, यानी कि जो मुगल एम्पायर है वो 18th सेंचुरी के बाद मजबूत होता गया था। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि जो मुगल एम्पायर है वो 18th सेंचुरी के बाद कमज़ोर होता गया था, ना कि मजबूत। सेकेंड स्टेटमेंट है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विथ इंडिया। तो इसका मतलब है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ पुर्तगाली और फ्रांस के लोगों ने भी इंडिया के साथ ट्रेड किया था। थर्ड स्टेटमेंट है महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब, यानी कि महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे। तो इसका आंसर है ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट है द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कॉन्क्योर्ड। तो इसका मतलब है अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। तो इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि अंग्रेज जहाँ जहाँ पर कब्जा करते थे वो वहाँ पर अपने कोठे बना लेते थे और कोठों के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देते थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। इसका मतलब है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। तो इसका आंसर है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां के भारत के तरफ आकर्षित होने के निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट है यूरोपियन कंपनी सीज इमेंस पोटेंशियल इन बिजनेस विथ इंडिया, यानी कि यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि भारत के पास उस समय बहुत अधिक मात्रा में कच्चा माल हुआ करता था, इसलिए जो यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनीज थी वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी।
सेकेंड पॉइंट है द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग यूरोपियन मार्केट, यानी कि यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। थर्ड पॉइंट है पेपर, क्लॉव्स, कार्डेमम एंड सिनेमन वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स, यानी कि काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी यूरोप के बाज़ारों में ज़बरदस्त मांग थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पर स्पाइसेस यानी कि गरम मसाले पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है यूरोपियन कंट्रीज बाय दिस थिंग्स फ्रॉम इंडिया एट अ चीपर रेट एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस। दे वुड हैव बेनिफिटेड अ लॉट बाय डूइंग सो। इसका मतलब है इन चीज़ों को भारत से सस्ते दामों में खरीद कर यूरोप के बाज़ारों में ऊंची कीमतों पर बेचने से यूरोपियन कंपनीज को बहुत लाभ होता था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है व्हाट वर द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। तो इसका आंसर है द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी आर एस फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट है द बंगाल नवाब्स रिफ्यूज टू ग्रांट एग्जेम्पशन टू द कंपनी, मतलब नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। कंपनी चाहती थी कि उनको टैक्स की छूट दे दी जाए, वो चाहती थी कि उन्हें ट्रेड करने के लिए किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़े, लेकिन नवाबों ने उन्हें इस तरह की कोई भी छूट नहीं दी थी। सेकेंड पॉइंट है द नवाब्स डिमांडेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर ग्रांटिंग ट्रेडिंग राइट्स टू द कंपनी। इसका मतलब है नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांग की थी। थर्ड पॉइंट है दे डिनाइड द कंपनी एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप द कंपनी फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस। नवाबों ने कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया था और उनकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया था। फोर्थ पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट वांट टू पे टैक्सेस एंड कंपनी ऑफिशियल्स स्टार्टेड राइटिंग डेरोगेटरी लेटर्स टू द नवाब्स। इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स यानी कि कर नहीं चुकाना चाह रही थी और कंपनी के अफसर नवाबों को अपमानजनक यानी कि डेरोगेटरी लेटर्स लिखने लगे थे। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है नवाब्स स्टार्टेड एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ चीटिंग एंड आर्ग्यूड दैट बिकॉज ऑफ द कंपनी द रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू वॉज डिक्रीजिंग। इसका मतलब है नवाबों ने कंपनी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाना शुरू कर दिए और दलील दी कि कंपनी की वजह से सरकार के राजस्व में वसूली कम हो रही थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा पहुंचा। तो पहले हम जान लेते हैं कि दीवानी है क्या। तो दीवानी का मतलब है राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, यानी कि टैक्स वसूल करने का अधिकार। मुगल सम्राट ने कंपनी को 1765 में दीवानी का अधिकार दे दिया था, यानी कि टैक्स वसूल करने का अधिकार दे दिया था। तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत तरीक़ों से फ़ायदा हुआ था। तो उनमें से पहला तरीका है बाय गेटिंग द दीवानी द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट कंट्रोल ओवर द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, यानी कि दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इससे क्या हुआ था कि जो कंपनी के सामने नवाबों की शक्ति थी वो कम होने लगी थी। सेकेंड पॉइंट है आफ्टर गेटिंग द दीवानी द ब्रिटिश डिड नॉट नीड टू ब्रिंग गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया बिकॉज द कंपनी हैड द फ्रीडम टू अर्न मनी बाय सेलिंग गुड्स इन इंडिया इटसेल्फ। इसका मतलब है दीवानी मिलने के बाद अंग्रेज़ों को ब्रिटेन से सोना भारत लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कंपनी को भारत में ही माल बेचकर धन कमाने की छूट मिल गई थी। थर्ड पॉइंट है बाय गेटिंग दीवानी द इनकम ऑफ द ब्रिटिशर्स इंक्रीज्ड सो दैट द कंपनी कुड मीट ऑल इट्स एक्सपेंसेस एंड ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ इट्स आर्मी फ्रॉम दिस इनकम। इसका मतलब है दीवानी मिलने से अंग्रेज़ों की आय बढ़ गई, जिससे कंपनी अपने सारे खर्चे तथा अपनी फ़ौज के सारे खर्चे इसी आय में से पूरे कर सकती थी। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है विथ द इंक्रीज इन द कंपनीज इनकम द कंपनी बिल्ड फोर्ट्स एंड ऑफिसेस इन कलकत्ता। इसका मतलब है कंपनी की आय बढ़ने से कंपनी ने कलकत्ते में किले और ऑफिस बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, यानी कि हमें सब्सिडरी अलायंस के बारे में बताना है। तो पहले हम देखते हैं कि सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। सब्सिडरी अलायंस अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी थी। इसके द्वारा अंग्रेज चाहते थे कि वो भारत पर अपना पूरा अधिकार बसा लें
अब हम लोग इसका आंसर पढ़ते हैं। द कंपनी वांटेड टू स्प्रेड इट्स सुप्रीमेसी ऑल ओवर इंडिया थ्रू सब्सिडरी अलायंस। इफ एनी इंडियन रूलर एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस द कंपनी प्रॉमिस्ड फुल कोऑपरेशन इन इट्स सिक्योरिटी। इसका मतलब है सब्सिडरी अलायंस के माध्यम से कंपनी अपना प्रभाव पूरे भारत में फैलाना चाहती थी। जो भी इंडियन रूलर इस सब्सिडरी अलायंस की टर्म्स को मान लेता था, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूरा सहयोग करने का वादा करती थी। तो अब हम सब्सिडरी अलायंस के कुछ कंडीशंस को पढ़ते हैं। पहली कंडीशन थी इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। इसका मतलब है इंडियन रूलर्स को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी, उसे कंपनी की तरफ से प्रोटेक्शन मिलता था। सेकेंड कंडीशन थी इन एक्सचेंज फॉर द सिक्योरिटी दे विल प्रोवाइड अ फी टू द कंपनी। इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज अ पेनल्टी। इसका मतलब है इस प्रोटेक्शन के बदले वे कंपनी को कुछ फीस देंगे। फीस नहीं देने की स्थिति में कंपनी पनिशमेंट के रूप में उस फीस के बराबर वाला एरिया उनसे छीन लेगी। तो इसी अलायंस के कारण अवध के नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपना पड़ा था, क्योंकि उनके पास आर्म्ड फोर्सेस के भुगतान के लिए पैसे नहीं थे। थर्ड कंडीशन थी द रूलर विल हैव टू कीप एन इंग्लिश रेसिडेंट इन हिज कोर्ट हु विल कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द रूलर। यानी कि इंडियन रूलर को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेसिडेंट रखना होगा जो इंडियन रूलर की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इन व्हाट वेज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। यानी कि कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। तो इसका आंसर है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंडियन रूलर्स इन द फॉलोइंग वेज। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से बहुत तरीक़ों से अलग था। फर्स्ट पॉइंट है द ब्रिटिश हैड द गवर्नर जनरल एज द सुप्रीम अथॉरिटी वाइल इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन देयर वर किंग और नवाब्स। तो जो कंपनी के सुप्रीम अथॉरिटी थे वो थे गवर्नर जनरल, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के जो सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करते थे वो थे किंग और नवाब्स। सेकंड है During the company's rule, there were separate criminal and civil courts in each district, whereas in Indian administration, the criminal and civil court was the same। मतलब कंपनी के शासन काल में हर जिले में फौजदारी और दीवानी अदालत अलग अलग थी, लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ये दोनों सेम हुआ करती थी। थर्ड पॉइंट है पुलिस एंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज ग्रेटली इम्प्रूव्ड बाय द कंपनी। यानी कि कंपनी द्वारा पुलिस एंड रेवेन्यू सिस्टम में काफ़ी सुधार किया गया था। while no efforts were made by the Indian rulers to improve the police and revenue system। जबकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस और रेवेन्यू सिस्टम को सुधारने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। यानी कि कंपनी की आर्मी को बनाने में जो चेंजेस आए थे हमें उसे डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर है द फॉलोइंग चेंजेस टुक प्लेस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। यानी कि कंपनी की सेना को बनाने में बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो पहला है द कंपनी बिगेन टू प्रोवाइड प्रोफेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग टू इट्स मिलिट्री रिक्रूट्स। यानी कि कंपनी ने अपनी सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। सेकेंड पॉइंट है द कंपनी ट्रेन सोल्जर्स विथ न्यू वार टेक्निक्स इन द यूरोपियन स्टाइल। यानी कि कंपनी ने सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल वाली वॉर टेक्निक से ट्रेनिंग दी थी। थर्ड पॉइंट है द सोल्जर्स वर इक्विप्ड विथ न्यू एंड मॉडर्न वेपन्स लाइक मस्केट एंड मैचलॉक एक्सेट्रा। यानी कि सोल्जर्स को न्यू एंड मॉडर्न वेपन्स जैसे मस्केट एंड मैचलॉक दे दिए गए थे। फोर्थ पॉइंट है द कंपनी इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स इन द आर्मी। यानी कि कंपनी ने अपनी आर्मी में यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ा दिया था। एंड यूरोपियन सोल्जर्स वर अपॉइंटेड एट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ द आर्मी लाइक आर्टिलरी टैंक्स एक्सेट्रा। और जो सेना के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थे जैसे कि तोपखाना, टैंक, वहाँ पर यूरोपियन सोल्जर्स को रखा गया था। तो बस सेकंड चैप्टर ख़त्म हुआ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर के ऊपर लेकर आऊँगी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।